घाटशिला उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। एक ओर जहां जेएलकेएम के प्रत्याशी पसीना बहा रहे हैं, लगातार फील्ड में आपने देखा प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही विजन भी लोगों के समक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर जेएलकेएम को जनता की तरफ से किस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जेएलकेएम के राष्ट्रीय महासचिव विजय कुमार सिंह मौजूद है। बातचीत करते हैं कि आप लोग लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है जनता की तरफ से? सबसे पहले तो हमारे चुनावी कार्यालय में आपका स्वागत है पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की तरफ से। और माहौल बहुत पॉजिटिव है, जैसा कि आपने जो इनिशियल नोट है उसी में कहा कि मुकाबला त्रिकोणीय है। तो जिस वक्त हम लोग चुनाव मैदान में आए थे और उस वक्त यहाँ पे जो माहौल बना हुआ था कि 1-to-1 फाइट है एनडीए के बीच में और महागठबंधन के बीच में, अब कम से कम मीडिया भी ये मानती है और राज्य का एक बड़ा चैनल है बाइस्कोप, अगर वो ये मान रहा है कि यहाँ पे ट्रायंगुलर फाइट है। और टाइगर जयराम महतो जी के मैदान में आने के बाद और जो सैकड़ों हमारे स्टार प्रचारक हैं और जो सहयोगियों के साथ और कोल्हान परमंडल के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता के साथ और घाटशिला विधानसभा के अंदर जो हमारे नेता और कार्यकर्ता हैं, इनकी जो सम्मिलित जो टीम काम कर रही है इस वक्त घाटशिला विधानसभा के अंदर, हम लोगों ने रुख को मोड़ दिया है। हम लोगों ने एक निर्णायक बढ़त लेने की कोशिश की है। अब हमको लग रहा है कि जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं लगभग 48 घंटे से कम का समय रह गया है जबकि कैंपेन को खत्म होना है। हम लोग ये मान करके चलते हैं कि टाइगर जयराम महतो जी के इंटरवीन करने के कारण, मैदान में आ जाने के कारण जो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं और जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, ये दोनों की नींद उड़ी हुई है। उनको पता है कि जहां कहीं भी टाइगर जयराम महतो जी जाते हैं तो माहौल बनाते हैं। और एक चीज और समझना पड़ेगा कि पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता इस वक्त फील्ड में घूम रहे हैं, उनके लिए बहुत संतोष का विषय है कि जहां कहीं भी हम लोग जा रहे हैं वहां पर कैंची छाप टाइगर जयराम महतो जी और जेएलकेएम का नाम पहले से पहुंचा हुआ है। तो ये जो अल्टरनेट मीडिया की ताकत है, सोशल मीडिया की जो ताकत है, हमको लग रहा है कि पार्टी के लिए वरदान साबित हुआ है। और जो तरीका है हम लोगों के कैंपेन करने का, आप भी सोशल मीडिया में है, इंटरनेट मीडिया में आप देख रही होंगी कि जो तरीका है काम करने का दूसरी पार्टियों का और हम लोगों के पार्टियों का, आप आश्चर्य करेंगी कि 1000 से अधिक कैमरे जेएलकेएम के कार्यकर्ताओं के चलते हैं। बहुत सारा ऐसा नुक्कड़ सभा है जहाँ से तस्वीरें लाइव हो जाती हैं। बहुत सारे हमारे टीम है जो कि रिमोट एरियाज में जाते हैं और पहली बार घाटशिला की जो तस्वीर है और जो वास्तविक तस्वीर है वो देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं। बीजेपी की तरफ से जो स्टार प्रचारक की सूची जारी की गई थी, या फिर आपने देखा होगा जेएमएम की तरफ से कल्पना सोरेन मुर्मू हो या फिर हेमंत सोरेन खुद यहाँ पर सभा को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के पास उतना प्रोमिनेंट चेहरा नहीं है। तो क्या इसको लेकर कुछ आप लोगों को लग रहा है आने वाले समय में असर पड़ सकता है? देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरे राज्य की राजनीति में सनसनी है टाइगर जयराम महतो जी, आप भी मानते हैं इस बात को। और जिस ढंग से इनका बंगाल में, उड़ीसा में और बिहार में भी ये रोड शो करके आए हैं और इस बात को लेकर के, खास करके बिहार वाले दौरे को लेकर के देयर आर सो मेनी ओपिनियंस, बहुत सारे बातें होती रहती है। लेकिन आप तो ये मानेंगे कि हिंदी पट्टी का एक बड़ा चेहरा स्वीकारिता की ओर बढ़ रहा है और टाइगर जयराम महतो जी की स्वीकारिता भारत की राजनीति में खास करके हिंदी पट्टी में बढ़ रही है। बंगाल में जो सभा हुआ वो अभूतपूर्व है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो न सिर्फ झारखंड का बल्कि हिंदी पट्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा है वो हमारे साथ लीड कर रहा है और हमारे कैंपेन को लीड कर रहे हैं टाइगर जयराम महतो जी। इनसे बड़ा चेहरे की जरूरत हमको नहीं है और हम लग रहा है कि उनके अलावा जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप में जो दर्जनों चेहरे हैं, उन चेहरों को भी राज्य पहचानता है, उन चेहरों को भी यहाँ के मीडिया और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक उनके पास हो सकता है कि बीजेपी के पास ऐसे 4 पूर्व मुख्यमंत्री है और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री है, जेएमएम की तरफ से भी कई ऐसे बड़े चेहरे जो लगातार यहाँ पर सभा को संबोधित कर। एक बात बताइए, आप ये कहना चाह रही हैं कि आधा दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री यहाँ पर घूम रहे हैं, तो पिछले 25 सालों के दौरान या इस क्षेत्र से भी, कोल्हान टाइगर कहे जाते हैं, चंपैदा और उनका जो पुत्र है वो है यहाँ पर, परिवारवाद को कटाक्ष करने वाली, परिवारवाद पे टीका टिप्पणी करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद को आगे बढ़ाया। और हेमंत सोरेन परिवार को लेकर के हम लोग परिवारवाद की बात करते ही नहीं है। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर एक परंपरा है और यही कारण था कि चंपई सोरेन को 8 महीना मुख्यमंत्री बनाने के बाद उनको गद्दी छोड़ना पड़ा। और जिस अपमानजनक तरीके से उनसे गद्दी वापस ली गई, कुर्सी वापस ली गई, वो एक इतिहास है, उस पर तो खैर अलग से चर्चा होना चाहिए। लेकिन जिस चेहरे को लेकर के हम लोग यहाँ पर है, ये चेहरा टाइगर जयराम महतो जी का चेहरा सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को ओवरशैडो करता है। आज के समय में सर्वाधिक चेहरा है राजनीति का टाइगर जयराम महतो। इसलिए आप जो स्टार कैंपेनर का जो लिस्ट गिनवा रही हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं मैदान के अंदर, पार्टी बहुत ज्यादा इसको लेकर के चिंता में नहीं है। और जहां पर टाइगर जयराम महतो जी की सेना है, स्वयं टाइगर जयराम महतो जी मैदान में है, तो निश्चित तौर पर इस महाभारत की जो जंग है, जो लड़ाई है, वो दिलचस्प
होने वाली है, त्रिकोणीय मुकाबला है। मीडिया भी अब इस बात को मानने लगा है। ये पार्टी के लिए संतोष का विषय है और हम तो ये मान करके चलते हैं कि जो 48 घंटे का समय रह गया है, हम लोग निर्णायक बढ़त लेने में कामयाब रहेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार, चूंकि पिछले बार कई आप लोगों के मुद्दे थे जनता के बीच आप लोग लेकर जा रहे थे, इस बार मुद्दे क्या है, उसमें नया क्या आपने जोड़ा है? सबसे पहली बात कि जो 25 सालों के अंदर एकीकृत बिहार के समय में जिस ढंग से जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जो भेदभाव हुआ और आदिवासी एक शब्द के कारण, एक उस आधार के कारण भी इस राज्य का बंटवारा हुआ, तो एकीकृत बिहार के समय में जो हुआ उस पर तो जाएंगे नहीं, लेकिन जो 25 सालों के अंदर जो विफलता रही है एनडीए की सरकार की, जो विफलता रही है महागठबंधन की सरकार की, वो हमारा मुद्दा है कि क्यों 25 सालों के अंदर जो बारी बारी से ही लोगों ने यहाँ पर शासन किया। एक समय तो ऐसा भी आया कि जो कि डबल इंजन की सरकार चली, यहाँ पे फुल टर्म रघुवर सरकार रही है, केंद्र में मोदी सरकार रही है। तो डबल इंजन का नारा देने के लिए और डबल स्पीड से राज्य की तरक्की का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्यों घाटशिला का विकास नहीं कर पाई? हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, जब जाते हैं फील्ड के अंदर तो वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, उनका संपर्क नहीं हो पाता है। कहीं मोबाइल टावर नहीं है, संपर्क पथ नहीं है, पेयजल की सुविधा नहीं है। आप किसी भी गाँव में पंचायत में चले जाइए, PHC नहीं है, कहीं भी पब्लिक हेल्थ सेंटर नहीं है, कहीं समुचित स्कूल नहीं है। हम ये मान करके चलते हैं करिश्मा जी कि बहुत आश्चर्य होता है कि हम लोग तो जिस बेल्ट से आते हैं वो डेवलप्ड एरिया है, लेकिन यहाँ पर विकास को किस साजिश के तहत रोका गया, ये बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है। और हमको लग रहा है कि घाटशिला के अंदर या पूर्वी सिंहभूम के अंदर जो मीडिया काम कर रही है उन्होंने भी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। उनको यहाँ के लोगों का आवाज बनना चाहिए था, यहाँ की समस्याओं को देश दुनिया के सामने रखना चाहिए था, वो भी विफल रहे। यहाँ मीडिया भी विफल रही है। इस बात का भी अफसोस है हमें कि अगर नेता नहीं कर रहे थे तो मीडिया को उनको रास्ता दिखाना चाहिए था, मीडिया को सवाल करना चाहिए था। और बहुत आश्चर्य होता है कि जब कभी भी हम लोग जो मुख्य सड़क पर अगर हम हैं और उसके बाद सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर अगर हम लोग लेफ्ट और राइट हो जाते हैं तो संपर्क पथ नहीं है, रोड की दशा बदल जाती है। और हमको लग रहा है कि इस पूरे मामले पर जो एजुकेशन, थोड़ी देर पहले आप चर्चा भी कर रहे थे कि एजुकेशन सबसे बड़ा फैक्टर है कि व्यक्ति अगर एजुकेटेड नहीं है तो वो जागरूक नहीं है, और जब जागरूक नहीं है तो अपने अधिकारों के बारे में बात नहीं कर रहा है, अपनी सुविधाओं का डिमांड नहीं कर रहा है। और उस पूरे मामले पर चलिए मान भी लेते हैं कि ट्राइबल बहुल एरिया है, लोग कम पढ़े लिखे हैं, जागरूकता की कमी है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कर रहे हैं? अगर उनकी समस्याओं का समाधान अगर जनप्रतिनिधि नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं वो भी संवैधानिक चूक कर रहे हैं। अपने विधानसभा के लिए, अपने लोगों के लिए उनको संपर्क पथ को लेकर काम करना चाहिए था, उनको पेयजल को लेकर काम करना चाहिए था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात होनी चाहिए, एजुकेशन पे बात होनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो चीज़ है कि अभी के समय में आपको पता है कि बहुत सारे कार्यक्रम ऑनलाइन चलते हैं, तो कहीं अगर मोबाइल टावर नहीं है तो बच्चे एजुकेशन से महरूम रह रहे हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। मुखिया विफल है। आप जाइए बात करने के लिए तो बता रहे हैं ग्रामीण कि मुखिया उनको गाइड नहीं करते हैं, और जो ब्लॉक में बैठे हुए जो CO BDO है जिनके ऊपर क्षेत्र के विकास की जवाबदेही है वो राज्य सरकार की नीतियों को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। और डिलीवर नहीं होने के कारण समस्या यह है कि लोगों को जानकारी नहीं मिल रही है कि क्या योजनाएं राज्य सरकार की चल रही हैं, लिहाजा उनके योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है। हम लोग देख रहे हैं कि घरों की क्या दशा है, क्या स्थिति है प्रधानमंत्री आवास योजना की, क्या स्थिति है अबुआ आवास योजना की। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण और जिसको बोलते हैं कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जिस ढंग से प्रधानमंत्री आवास योजना को रिप्लेस किया गया आवास के तहत, हमको लग रहा है कि वो ऑब्जेक्टिव भी पूरा नहीं हुआ। जिनको घरों की जरूरत है उनके पास घर नहीं है, जिनको शिक्षा की जरूरत है उनके पास शिक्षा नहीं है, जिनको सड़क की जरूरत है उनके पास सड़क नहीं है, जिनको स्वास्थ्य की। ऐसा नहीं लगता केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जनता फंस गई है? सिर्फ उसके कारण है, अबू आवास और प्रधानमंत्री आवास के कारण। आपको किसने रोका है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पे काम करने के लिए? आपको किसने रोकना है PWD और RDO में सड़क के निर्माण? आयुष्मान योजना का भी कुछ ऐसा ही है। देखिए, आयुष्मान को लेकर के एक कंट्रोवर्सी भी है। आयुष्मान को लेकर के हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि आयुष्मान एक ऐसी योजना साबित हुई है जो वास्तविक लोगों तक पहुंची नहीं। 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा, ये बहुत बड़ा स्कीम है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि एक बहुत बड़ी आबादी इससे महरूम है। और उसके पीछे 2 बड़ा रीजन है। पहली बात तो कि जो राज्य सरकार है, क्योंकि ये आयुष्मान योजना केंद्र की योजना है, राज्य सरकार सपोर्ट इसलिए नहीं करती कि फिर वही कह रहा कि जो पॉलिटिकल माइलेज वाला जो गेम है, और जनता पीस रही है। आज के समय में कभी भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप जाइए, साधारण बीमारी के लिए भी तो आपको 50,000 का बिल लग जाता है। ऐसे हालात में आयुष्मान योजना का विफल होना गरीबों के साथ धोखा है। ये NDA की योजना है, क्यों यहाँ महागठबंधन वाले सपोर्ट नहीं कर रहे? ये डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन उस आम ग्रामीण का क्या कसूर है जिसके जेब में पैसा नहीं है और वो बीमार है?
अच्छा ये बताइए, चूंकि पिछले बार जो चूक हुई थी जेएलकेएम के तरफ से पिछले चुनाव में, क्या वो चूक आप लोगों ने रेक्टिफाई या आइडेंटिफाई किया है और उसे किस तरीके से दूर किया आप लोग? किस चूक की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि ये कहा जाता था पहले, चूंकि चुनाव में आप लोग जनता से उतना रूबरू नहीं हो पाए थे, जनता तक अपना विजन नहीं पहुंचा पाए थे, जिस वजह से रामदास मुर्मू जो पहले भी चुनावी मैदान में थे वो जीत हासिल नहीं कर पाए थे। पिछले बार जब विधानसभा का जो चुनाव हुआ है 2024 में, पार्टी 73 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी। पार्टी के जो तमाम नेता और कार्यकर्ता थे वो अपने अपने विधानसभा अपने अपने क्षेत्रों में मसरूफ थे। स्वयं टाइगर जयराम महतो जी डुमरी और बेरमो से चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में उनके कैंपेन को लेकर के निश्चित तौर पे मैं स्वीकार करता हूं कि जो ताकत लगानी चाहिए थी पार्टी को, वो ताकत उस वक्त नहीं लगा। लेकिन मैंने आपको कारण गिनाया है कि 73 सीटों पर जो पार्टी चुनाव लड़ रही हो, पहली बार जो चुनाव के मैदान में हो, और जब 73 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं बिखरती है। आपकी जो शक्ति है वो सेंट्रलाइज नहीं होती है, फोकस्ड नहीं होती है। यही कारण है कि पिछले बार जो घाटशिला का जो परिणाम आया है वो अपेक्षित परिणाम नहीं रहा, ये स्वीकार करते हैं हम लोग। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि जो राज्य भर के चर्चित चेहरे हैं, आप मीडिया में हैं, आप पार्टी के तमाम चेहरों को पहचानते हैं, उसमें से अधिकांश चेहरे घाटशिला के अंदर है। तो इस बार पार्टी के जो कार्यकर्ता, जो नेता और खास करके जो कोल्हान की जो हमारी टीम है जितनी मेहनत कर रही है, हमको लग रहा है कि ये अभूतपूर्व है और ये परिणाम भी अभूतपूर्व होने जा रहा है कि और पूरे देश और दुनिया के लोग जब 14 तारीख को बिहार के चुनाव परिणाम का इंतजार करेंगे, निश्चित तौर पर उनको घाटशिला में दिलचस्पी जरूर रहेगी उस परिणाम की कि क्या कुछ होने जा रहा है घाटशिला के बाई इलेक्शन में। और ये हो रहा है सिर्फ टाइगर जयराम महतो जी के कारण, कैंची के कारण और हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत के कारण। तो 14 तारीख को बिहार का जो इंतजार पूरे देश को है कि क्या कुछ वहां पर होने जा रहा है, उससे ज्यादा क्यूरियोसिटी यहां होने वाला है कि घाटशिला में टाइगर जयराम महतो जी की पार्टी की क्या प्रदर्शन होगी। निश्चित तौर पर हम आसानबीन थे इस बार 8,000 वोट आए थे। इस बार आप लोगों ने क्या सोचा है, ग्राफ कितना बढ़ेगा? देखिए, हम लोग निर्णायक बढ़त ले रहे हैं और आप थोड़ी देर पहले स्वयं स्वीकार कर रही हैं कि यहाँ का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। हम लोग निर्णायक बढ़त लेंगे, पार्टी जीत के लिए प्रयास कर रही है। हमारे जो उम्मीदवार हैं, पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, हमने तो कई प्लेटफॉर्म पे हमने कहा है कि जो 3 उम्मीदवार, जो मुख्य उम्मीदवार हैं इस वक्त मैदान के अंदर, तीनों के बीच डिबेट करवा लीजिए। अगर ये परंपरा लोकतंत्र के अंदर आए कि जो टॉप के जो 2, 4, 5 जो कैंडिडेट हैं उनको मीडिया सेलेक्ट करे और एक सेम प्लेटफॉर्म पे बुला के उनके बीच में डिबेट कराए, तो जनता को भी बहुत आसानी होगी वोट देने के पहले कि वो किसे अपना जनप्रतिनिधि बनाए। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वो परिपाटी होनी चाहिए। हम लोगों ने एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार दिया है। ये सोमेश सोरेन जी और जो बाबूलाल सोरेन जी है, उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हमारे उम्मीदवार हैं रामदास मुर्मू जी। निश्चित तौर पर हमारे जो नेता और कार्यकर्ता इस वक्त फील्ड में है वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 25 सालों के अंदर जो परिवर्तन का इंतजार आप कर रहे थे, अबुआ दिशुम अबुआ राज के बावजूद आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, तो हम लोगों ने एक विकल्प दिया है। और जहाँ कहीं भी हम लोग जा रहे हैं बातचीत करने के लिए, तो हम लोगों को जो फीडबैक मिल रहा है, जो ग्रामीण हम लोगों से बात कर रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि एक विकल्प उनके पास आया है। टाइगर जयराम महतो जी को हर कोई जानता है, आज जेएलकेएम को हर कोई जानता है, तो ये पार्टी के लिए भी आसान है। और जो आपने कहा कि 8,000 वोट आया था, निश्चित तौर पर पार्टी निर्णायक बढ़त की ओर है। ये जो सीट है हम लोग जीतने की भरपूर कोशिश करने जा रहे हैं। जाते जाते जेएलकेएम की तरफ से एक संदेश घाटशिला की जनता के लिए। निश्चित तौर पर हमको लग रहा है कि जो 25 सालों के अलग राज्य बनने के बाद घाटशिला की जनता को पहली बार एक विकल्प हम लोगों ने दिया है। और टाइगर जयराम महतो जी के तरफ से, उनकी सेना की तरफ से आपको सीधा संदेश ये होगा कि 25 सालों में जब आपको आवास नहीं मिला, जब आपको सड़क नहीं मिला, जब आपको स्वास्थ्य नहीं मिला, जब आपकी शिक्षा की चिंता नहीं हुई है, जादूगोड़ा के विकिरण को लेकर, रेडिएशन को लेकर के कोई बैकअप प्लान नहीं है, जबकि भारत के वैज्ञानिकों की बौद्धिक क्षमता की लोहा दुनिया मानती है, तो ऐसे हालात में क्यों 8 और 9 गांव के जो लोग हैं वो अपंग हो रहे हैं? ये बहुत बड़ा विषय है। तो इन सब चीजों को लेकर के रोजगार और पलायन राज्य का, पूरे झारखंड का साझा विषय है। घाटशिला उसे अछूता नहीं है। इसलिए घाटशिला के जो मतदाता हैं उनसे मेरा विनम्र आग्रह होगा कि आप एक पढ़े लिखे उम्मीदवार, टाइगर के प्रतिनिधि के रूप में जो मैदान में है रामदास मुर्मू जी, उनके पक्ष में आप जो क्रमांक संख्या है 5 कैंची छाप पर आप बटन दबाकर उनको भारी मतों से विजय बना करके आप उनको विधानसभा के अंदर भेजें, ताकि जो हमारा एकल विधायक आज राज्य का सनसनी बना हुआ है, पार्टी को बहुत कम समय मिलता है, वहां पर पार्टी को समय दुगुना मिले। तो न सिर्फ डुमरी का और घाटशिला का, बल्कि आप दोनों मिल करके, जो हमारे प्रत्याशी हैं जो टाइगर जयराम महतो है, वो दोनों मिलकर के राज्य भर के मुद्दों को वहां पर उठाएंगे। इसलिए घाटशिला की जनता से हम लोग आशीर्वाद चाहेंगे वोट के रूप में, और उनसे स्पष्ट संदेश भी होगा और मेरा आग्रह भी होगा कि आप वोट के जरिए हमको ताकत प्रदान कीजिए, जेएलकेएम को ताकत प्रदान कीजिए, टाइगर जयराम महतो जी को मजबूत कीजिए। आपके मुद्दे विधानसभा में गूंजेंगे और उसका समाधान होगा। यह आश्वासन आपको हम लोग देना चाहेंगे। देखिए, जेएलकेएम के प्रत्याशी रामदास मुर्मू चुनावी मैदान में हो, लगातार जनता से भी मिल रहे, कई मुद्दों के साथ वो जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन 14 नवंबर को चीजें स्पष्ट होगी कि आखिर जनता किसे अपना आशीर्वाद दी है। सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, घाटशिला।